morning everyone. Myself Mrs. Preeti Tiwari. I am your social studies teacher. In previous two videos we have seen chapter 1 of civic, social and political life. Chapter 1, the Indian Constitution. We have read why a country need a constitution. है ना, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है ये हमने देखा. इसके बाद सेकंड वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में ही हमने नेपाल का देखा, उदाहरण दिया कि किस तरीके से नेपाल के लोगों ने किंग को हटाकर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया. एंड इसके बाद हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल देखा. उस क्लासरूम के एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा कि कैसे वो जो लड़का था जिसको मॉनिटर बना के मैडम गई थी, सुरेश, उसने कैसे अनिल को पनिशमेंट दिलवाई थी, है ना, अपनी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके. फिर हमने एक और एग्जांपल देखा गर्ल्स एंड बॉयज़ का, माइनॉरिटी वाला, है ना, फुटबॉल मैच खेलने के लिए और क्रिकेट मैच खेलने के लिए. इसके बाद एक और हमने सिचुएशन देखी जब शबनम अपने उसमें फिक्स नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना है, टीवी प्रोग्राम देखना है या फिर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the key features of Indian Constitution. Today we are going to start why the Indian Constitution has some key features or why they are essential for us. Beginning में 20th century में I am explaining the paragraph briefly. Listen carefully. By the beginning of 20th century, Indian national movement जो था बहुत समय तक एक्टिव रहा. इंडिपेंडेंस लेने के लिए ब्रिटिश रूल से सेवरल डिकेड्स हमने युद्ध किया और स्ट्रगल किया, है ना. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड टू ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. अब जब ये नेशनलिस्ट जो थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये इमेजिन कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि फ्री होने के बाद उनका भारत कैसा होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था रूल को फॉलो करने के लिए, और जितने भी पार्लियामेंट्री डिसीजंस थे उनमें उनका रोल वेरी लिटिल रोल था या नहीं के बराबर था. तो जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उनका मानना था कि हमें जो हमारा फ्री इंडिया होगा वहाँ के जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको इस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए. तो जो उन्होंने फील किया कि गलत है, उन्होंने सारा उसमें से अलग करके एक नया फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, और सभी इक्वली ट्रीट होंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट में, और बहुत से ऐसे काम होंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कि डिटरमाइन करेंगे उसकी फंक्शनिंग को. ये सारा कुछ डन किया गया लगभग ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल का, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में जो पीरियडिकली बीच बीच में मिलती रही अगले 3 सालों तक, है ना. और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ. डू यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था 2 years 11 months and 18 days, लगभग 3 years. और इतनी कड़ी मेहनत के बाद 300 पीपल जो थे उन्होंने सब ने मिलकर बैठकर हमारे भारत का संविधान बनाया. Here is Bhimrao Ambedkar, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, known as the father of Indian Constitution, because Dr. Ambedkar was the chairman of drafting committee, and he written down the Indian Constitution. So that's why he called the father of Indian Constitution. चलिए, दिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. बहुत बड़ा ह्यूज टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि इंडिया जो था सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मिलकर बना हुआ था. डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट कल्चर था, और इसके बावजूद इन सब को एक साथ लाकर इन सब के अच्छे बुरे को ध्यान में रखना और उसके बाद नियमों को बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था. इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोनॉइल, मतलब एक ऐसी त्रासदी से हमारा भारत गुजर रहा था, क्योंकि उसी समय में पार्टीशन हुआ था. इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट. उसी समय में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि फ्यूचर उनका था कि वो किस देश के साथ जाना पसंद करेंगे. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत ख़राब थी, और इसके बाद हम उसी समय में आज़ाद हुए थे, और इसके बाद पूरे भारत
का हालत बहुत ख़राब थी और इस ऐसे समय में उसकी सिचुएशन को संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे इन मेंबर्स के लिए। और सारे इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। एक इसी तरीके के मुद्दों को उठाने के लिए इसके बाद एक ओकेज़न आया जब हमारे सारे कंट्रीज़ में सभी लोगों ने मिलकर, कंट्री के सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जो इसके डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करके रखेगा। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। और जो डॉक्यूमेंट जो बनाया गया था उसमें गरीबी को ध्यान में रखकर भी बनाया गया था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी ध्यान में रखा गया था और पीपल का क्रूशियल रोल था, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनेंगे। So listed below are the key features of Indian Constitution. While reading these, keep in mind and above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation. Representation that the author of document were grappling with. ये जो हमारी कुछ की फीचर्स हैं जो हम नीचे लिस्टेड की गई है, जिसमें हमारा आने वाला भारत कैसा होगा ये डॉक्यूमेंट्स में ऑथर ने लिखा है। चलिए ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे कमिटमेंट जो बनाया गया है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कि वो एक स्ट्रांग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में बाहर आए। द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इज फेडरलिज्म। डू यू नो व्हाट इज फेडरलिज्म? आई एम गोइंग टू टेल यू। द फेडरलिज्म इज संघात्मक राज्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे भारत में होती है। आपको मालूम है हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे हर राज्य में राज्यों की सरकारें हैं, इसके बाद म्यूनसिपालिटीज़ हैं और ग्राम पंचायत भी है। मतलब ये कि हमारे देश में कोई एक लेवल गवर्नमेंट का नहीं है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट इन स्टेट लेवल एट द सेंटर, पंचायती राज इन द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। आपने इसके बारे में क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी आपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी। चलिए अब आते हैं सेकेंड वाला पार्ट। Vast number of communities in India means that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति हमने दिल्ली में बिठाकर रखे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वो केवल अपना स्वयं का निर्णय नहीं लेंगे, इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये कि पूरे देश के लिए निर्णय वो अकेले नहीं लेंगे, स्टेट में भी जो गवर्नमेंट होगी वो भी खुद अपना डिसीजन ले पाएगी अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए। ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर फॉर सर्टेन इशूज़। हमारे इंडिया की जो राज्य सरकारें हैं सभी के पास में ये अधिकार है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करें अपने एरिया में, और जो स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी ज़रूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सहायता करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को भी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किस तरीके के इश्यूज़ हैं जो कि उन पर स्टेट अपने कानून खुद बना सकता है। एडिशन में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलेगी और इसका उपयोग वो कैसे कर सकती है। फेडरलिज्म में स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में स्टेट जो है होती हैं हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं होते हैं, उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी गई है। इसीलिए हर व्यक्ति हमारे भारत का, हर इंडिया का हर नागरिक जो कि लॉज और पॉलिसीज़ जो बनती हैं स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, जिसको फॉलो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के, अपने एरिया के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कानूनों का निर्माण कर सकती है। नंबर 2 है हमारा की फीचर्स में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन। Different types of the government that you just read about consist of representative। हमें पता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके
भेजते हैं। तो ये क्लास 7th में हमने आपको कांता की स्टोरी बताई थी, जिसमें वो इलेक्शन में खड़ी थी ना, एज अ डोमेस्टिक वर्कर होने के बावजूद वो सभी लाइन पे लगे हुए थे, और वो जो मालिक था उसका, जिसके घर पे वो काम करती थी, वो भी उसी लाइन में खड़ा हुआ था वोट डालने के लिए। देखिए ये है आपकी जो क्यू बनी हुई है, ये वोटिंग डे का एक सीन है। पोलिंग बूथ में देखिए कितने सारे लोग इलेक्शन में वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमारे भारत के संविधान ने हमारे सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ऑल सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है। When they are making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage, that is, this would encourage the democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, gender hierarchies। आपको बता दें कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग चल रही थी, तब उन्होंने देखा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को क्यों रखा गया, ताकि लोगों के दिमाग में जो माइंडसेट हो गया है उसको तोड़ा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी को, ट्रेडिशनल में चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, किसी भी जेंडर में हो या किसी भी तरीके से हो, उन्हें इक्वली राइट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट रोल होता है इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव का हमारा, यानी का मतलब हर सिटीजन चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, एक तो खड़ा भी हो सकता है और वोट भी डाल सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। जवाबदेह मतलब वो जो भी काम करते हैं, हमने उन्हें अपना लीडर चुनकर भेजा है, तो वो जो भी काम करेंगे उसके लिए उन्हें हमें उत्तरदायी होना होगा कि आपको हमने हमारा उत्तराधिकारी के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने आपको संसद में भेजा या हमने आपको स्टेट गवर्नमेंट में भेजा, तो आपने हमारा काम किस तरीके से किया या नहीं किया। नाउ थर्ड के फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा ड्राफ्ट किया गया है उसमें ये दिया गया है कि किसी भी एक मतलब इंस्टीट्यूशन को पूरी पावर नहीं दी गई है। पावर को हमारे यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आपको बता दें लेजिस्लेचर विधायिका होती है जो कानूनों का निर्माण करती है, एग्जीक्यूटिव जो है उनको कार्य करती है, उन कानूनों को फॉलो करवाती है, और जुडिशियरी जो कानूनों को पालन नहीं करते हैं उनकी सज़ा देती है। तो लेजिस्लेचर रिफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर में हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि सरकार जो बनती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसके कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि इम्प्लीमेंटिंग करते हैं लॉज को और रन करते हैं गवर्नमेंट को। यानी जो मंत्रालय सौंपे जाते हैं ना, जो सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसके मेंबर्स का जो ग्रुप होता है जो काम करता है, सरकार चलाता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। और जो जुडिशरी होती है, हम इसके बारे में चैप्टर 3 में पूरा एक चैप्टर ही है इससे रिलेटेड, तो हम चैप्टर 3 में उसको और मतलब आगे और ब्रीफली में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो जुडिशरी होती है, जो इन लॉज को जो बनाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो उनको फोर्स किया जाता है, उनको अगर जो पालन नहीं करता है तो हमारी जुडिशरी में, यानी हमारी जो न्यायालय व्यवस्था है, न्यायपालिका, वो उसको सज़ा देती है। तो ये तीनों ही जो हमारे ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, ये तीनों ही बैलेंस करके रखते हैं तीनों के तीनों में। चलिए, नाउ आवर नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट। अब 4 की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। ये जो सेक्शन है ना फंडामेंटल राइट्स का, ये कंसाइंस है हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है। कंसाइंस मतलब आत्मा है हमारे संविधान की, फंडामेंटल राइट। क्यों है फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान की आत्मा? क्योंकि ये हमारे हर नागरिक को अधिकार प्रदान करता है, हर नागरिक को फ्री करता है, हर नागरिक को, ताकि वो फ्री होकर इस देश में रह सके और अपने जीवन को चला सके। कॉलोनियल रूल जब चलता था उस समय में एक सस्पेशन था इन स्टेट्स में, लोगों के माइंड में, कि लोग जो नेशनलिस्ट थे वो जो सफ़र कर रहे थे, उन सब चीज़ों को झेल रहे थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती थी और बाकी लोगों को परेशान करती थी। तो
हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने सोचा कि जो उनका फ्री इंडिया होगा उन्हें लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो आर्बिट्रेरी है एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट है ना, जो स्टेट होती है जो अपना स्वयं का अधिकार बना के जो तानाशाही वाला जो रूल चलाती है उसको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंडिविजुअल व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए हैं जो कि उन्हें हमारी जो सरकार है उन्हें मनमानी करने से रोकती है। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ माइनॉरिटी के ग्रुप भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, उनको भी कुछ मौलिक अधिकारों में रखा गया है ताकि ऐसे भी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जाए। देयरफॉर ये गारंटीज देता है कि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी वाले जो व्यक्ति हैं वो माइनॉरिटी के खिलाफ कोई अलग काम ना कर सकें। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। जो फंडामेंटल राइट होंगे हर व्यक्ति के, उसके सभी के पास दो अधिकार होंगे, मतलब फर्स्ट दो प्रकार होंगे। सबसे पहला ये कि ऑब्जेक्ट इज एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट, कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों का अगर कोई छीनता है कुछ करता है तो हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं, सब हर किसी की पोजीशन एक है। दूसरा, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ। लेकिन कई बार इन अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है जो अथॉरिटी में, जो पावर में गवर्नमेंट होती है जो लॉज बनाती है। आपको हम ये भी बता दें, जैसे कि जब धारा 144 लगती है या कोई ऐसी कंडीशन होती है, आपातकालीन इमरजेंसी होती है, तो उस समय तक लोगों के मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। मतलब ये कि आपका फ्री कहीं भी घूमना आपका अधिकार है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी होती है और जब धाराएं कर्फ्यू लगाया जाता है तो आप अपने उन अधिकारों का प्रयोग करके नहीं घूम सकते। तो कुछ समय के लिए उन्हें कुछ बाइंडेशन के साथ लोगों को मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के साथ दिए गए हैं। एडिशन में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी भी दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें कुछ सोशल इकोनॉमिक अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये हम आपको आगे के चैप्टर में ब्रीफली में आपको समझाएंगे। नाउ नंबर 5, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब a secular state is one is which the state does not officially promote any one religion as the state religion। मतलब कि ऐसा देश जिसने किसी भी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है, मतलब ये कि उसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, कोई ऑफिशियल रिलीजन इस देश का नहीं होता। नाउ you now understand the ways in which country's history often determines a kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in playing out the ideas that we like to all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. in मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तक दिया है कि हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम खुद जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, जो लोगों ने निर्माण किया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हम में से ही थे, इसीलिए उन्होंने हमारी जो सुविधाओं का ध्यान रखा, हमारी तकलीफ़ों को समझा और आने वाले भविष्य को देखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। जैसे कि अगर मान लो एक फुटबॉल का गेम है, अगर उसमें एक भी नियम में परिवर्तन आता है तो वो पूरे गेम को अफेक्ट करता है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक अमेंडमेंट की सुविधा रखी है। एक अमेंडमेंट मतलब ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है थोड़ा सा, कि अगर मान लो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कोई कानून को चेंज करना है, बदलना है या उसको परिवर्तित करना है, तो हम अपना अमेंडमेंट लाकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नेपाल के केस में वहाँ के लोगों ने किया और डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल बनी। ये डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आउटलाइन जो दी गई है इतने में हमने अभी पढ़ा। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ भी थे और इस कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करना हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे इनके लिए बहुत आसान नहीं था। डोंट वरी टू मच अबाउट फॉर द मोमेंट। और
बहुत ज़्यादा इसमें अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बुक जो आपकी हाई क्लासेस में होगी, इसमें आप डिफरेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसके बारे में अलग अलग आप हर फीचर्स के बारे में सस्टेनेटिवली पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, ये क्यों हमारे लोगों को दिए गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ illustrate each of the 11 fundamental duties with drawing pictures, poem और songs, discuss them in the classroom। हमारे नागरिकों को संविधान में कुछ अधिकार तो दिए हैं, साथ में हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, उन्हें पूरा करना है। डियर स्टूडेंट्स, enough for today. The chapter is completed, but some portion have left over. The red जो पोर्शन है ये आपका हमने अभी छोड़ दिया है, इसको हम नेक्स्ट 4th वीडियो में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन 3 वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ में हम प्रोवाइड करेंगे और एक नया वीडियो आपको बनाकर ये जो आपके पूरे ब्लू जो बॉक्सेस बने हैं उसको ब्रीफली में आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।